हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग के साथ बुलंद इकबाल हाजिर नाज़रीन कराम। एक बार फिर लास्ट टाइम हमने डॉक्टर मसूद अफजल, आपका शुक्रिया पहले तो, लास्ट टाइम हमने आपसे बात की थी डिमेंशिया के हवाले से, और आज का प्रोग्राम इसलिए अहम है कि आज हम बात करेंगे बच्चों के हवाले से। एक बार फिर बताते चलूँ अपने नाज़रीन को कि डॉक्टर साहब पेंसिल्वानिया से हमारे पास आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एसोसिएट प्रोफेसर हैं साइकेट्री के न्यूयॉर्क कॉलेज ऑफ ऑस्टियोपैथ मेडिसिन में, और आप मूड एंड मेमोरी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, और आपका एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है बच्चों के हवाले से और बुज़ुर्गों के हवाले से। और यही वजह है कि हमने सोचा कि डॉक्टर मसूद अफजल के इस तजुर्बे का फ़ायदा उठाएं और हम खुसूसन बात कर लें बच्चों के हवाले से आज के प्रोग्राम में। तो ये सीरीज़ का दूसरा प्रोग्राम है और इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पिछला प्रोग्राम था, क्योंकि डॉक्टर साहब लास्ट टाइम बुज़ुर्गों की बात की थी, हमने आने वाले कल की बात की थी। आज हम अपने आज की बात करेंगे, हम अपने मुस्तकबिल की बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने अपने माजी की बात की थी, अब हम अपने मुस्तकबिल की बात करेंगे, इस तरह कहना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का फॉर्मेट वही है, मैं एक केस प्रेजेंट करूंगा, हमारे पास एक ख़त है और आप इसे एनालाइज कीजिए। नाज़रीन इकराम, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। ये एक दुखियारी माँ का ख़त है। कहती हैं, डॉक्टर बुलंद इकबाल, मैं एक दुखियारी माँ हूँ जिसकी किस्मत में औलाद थी मगर उसका सुख नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी के अलमियों को अपने प्रोग्राम का मौजू बनाएं कि शायद इस वाक़े के बारे में बात करने से किसी और माँ का भला हो जाए और वो मेरी तरह किसी संगीन गलती की मुर्तकिब होकर अपने बच्चों से हाथ न धो ले। हमारी ज़िंदगी में बुरे दिन उस वक्त शुरू हुए जब मेरी शादी के 9 साल बाद अचानक एक मनहूस सुबह मेरे मियाँ ने कारोबार में सख्त घाटे के सबब जहनी दबाव और पुशमर्दगी के आलम में ख़ुदकशी कर ली। माली मजबूरी के सबब मैंने एक स्कूल में नौकरी कर ली और फिर 2 साल के बाद वालिदैन के कहने पे दूसरा निकाह कर लिया। मेरी दूसरी शादी के वक्त मेरे बड़े बेटे रहमान की उम्र 12 जबकि छोटे रिजवान की 9 साल थी। रिजवान के अब्बा के इंतकाल के बाद से ही मैंने रहमान के मिजाज में तब्दीलियाँ महसूस की। मैं समझ रही थी कि उसकी बेजा खुदसरी और बदतमीज़ी का सबब बाप का सर पर ना होना है, मगर अपनी दूसरी शादी के बाद तो रहमान बिल्कुल ही हाथ से निकल गया। मुझे देखकर शर्मिंदगी होती थी कि मेरे स्कूल में सबसे नालायक बच्चे मेरे अपने थे। ना सिर्फ रहमान और रिजवान तालीम में बहुत कमज़ोर थे, बल्कि वो बदतमीज़, खुदसर और लड़ाका भी मशहूर थे। खुसूसन रहमान, वो तो आए दिन स्कूल में बच्चों को मारता पीटता था, बल्कि फर्नीचर और खिड़की दीवारों को तोड़ फोड़ भी करता था। वो 2 बार स्कूल से निकाला गया, जिसकी एक वजह तो टीचर पर हाथ उठाना और दूसरी बार स्कूल के सामान की चोरी चकारी में मुलव्वस होना था। दूसरी तरफ मेरा छोटा बेटा रिजवान भी अपने बड़े भाई जैसा ही बदतमीज़ और इम्तहान में मुसलसल नाकाम हो रहा था। रिजवान का एक बड़ा मसला मुस्तकिल बेचैनी थी। मजाल है जो कुछ मिनट भी आराम से बैठकर कुछ देर पढ़ने लिखने के लिए बैठ जाए। पढ़ाई से तो जैसे उसे चिढ़ थी। कमोबेश रोज़ाना ही उसकी स्कूल में पिटाई होती थी। उधर घर में भी दोनों बच्चों का बुरा हाल था। मेरे दूसरे मियाँ के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बन रही थी। रहमान तो अपने बाप को पलट कर जवाब देने, गाली गलोच करने, हत्ता के लड़ने के लिए तैयार बैठा रहता था। मैंने हत्तल इम्कान अपने दोनों बच्चों की तरबियत करने की कोशिश की, मगर बुरी तरह नाकाम रही। मैंने रहमान को प्यार मोहब्बत से समझाया, खासा लाडो प्यार दिया ताकि उसे सौतेले बाप की मौजूदगी का अगर कोई गम गुस्सा है तो निकल जाए, मगर बेसूद। आखिरकार एक दिन वो किसी राहगीर को लूटने के इल्ज़ाम में धर लिया गया और कई एक वारदातों में मुलव्वस पाकर जेल पहुंचा दिया गया। मेरा दूसरा बेटा रिजवान 2 साल पहले घर से भाग गया। मैंने रहमान के हालात को देखकर उस पर सख्ती शुरू कर दी थी, इस ख्याल से कि शायद रहमान के बिगड़ने का सबब मेरा ज़रूरत से ज़्यादा लाडो प्यार। इससे कबल भी रिजवान 2 बार घर से भागा था, मगर इस बार जो घर से गया तो न जाने कहाँ चला गया। अब हाल यह है कि मैं दुखियारी अपने दोनों बच्चे खो चुकी हूँ। रहमान तो शायद अब जेल से पूरा डकैत बनकर ही निकलेगा, और रिजवान का नहीं पता कि अब मैं उसे ज़िंदगी में दोबारा देख पाऊँगी या नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए कि मेरी तरबियत में कहाँ क्या कमी रह गई जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई। नाज़रीन किराम, वाक़तन ये ऐसा ख़त है जिसको देखकर आदमी खून के आंसू रोए। डॉक्टर साहब, ये ख़त दुखियारी माँ का है। मैं आपसे पहला सवाल तो ये पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम बच्चों के नफ्सियाती मसाइल की तरफ जाएं, ये बताइए कि बच्चे की जो नॉर्मल बिहेवियर है और नफ्सियाती बिहेवियर है, इसके दरमियान लाइन कहाँ पर है? ओके, सबसे पहले तो बुलंद साहब बहुत शुक्रिया। और ये जो सवाल आपने किए बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि हमारे कल्चर में बच्चे जो होते हैं उसमें आप हर किस्म का बिहेवियर देख रहे होते हैं। उनमें थोड़ी सी हाइपर एक्टिविटी भी होती है, थोड़े से वो डिफाइंड भी होते हैं, अपोजिशनल भी होते हैं, हल्का फुल्का डिप्रेशन भी होता है। लेकिन वो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, ठीक है ना। वो अपने
ग्रेड्स पास कर रहे होते हैं, उनकी दोस्तियां सही चल रही होती हैं, उनकी रिश्तेदारियां सही चल रही होती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इन सब चीज़ों को देखें जिस तरह इस ख़त में है, बहुत सारी चीज़ें एक माँ ने मेंशन किए, तो ये जब डिसऑर्डर बनता है तो अगर कोई भी बिहेवियर अपनी एक्सट्रीम पे चला जाए और वो आपकी साइको सोशल फंक्शनिंग को इफेक्ट कर रहा है तो इट बिकम्स अ डिसऑर्डर। तो साइको सोशल फंक्शनिंग क्या होती है? वो फंक्शनिंग ये होती है कि आपका नॉर्मल बिहेवियर कैसे है अपने क्लासमेट के साथ, ठीक है, आपका बिहेवियर अपने इर्द गिर्द दोस्तों के साथ कैसा है, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसा है, अपने माँ बाप के साथ कैसा है। अगर सब चीज़ें सही चल रही हैं, एवरेज चल रही हैं, तो इट इज़ नॉट अ डिसऑर्डर। यानी बच्चा अगर जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चे बात नहीं सुनते हैं, बच्चे ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, बच्चे क्लास में छोटी मोटी शरारतें भी कर रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते वक्त ठुना कर रहे हैं, जाना नहीं चाह रहे, ये सब नॉर्मल है। ये नॉर्मल है अगर उनके ग्रेड सही हैं, ठीक है, अगर उनके ग्रेड सही, अगर उनके ग्रेड सही हैं, अगर उनकी लड़ाइयाँ नहीं हो रही, झगड़े नहीं हो रहे स्कूलों के अंदर, ठीक है, कंप्लेंट्स नहीं आ रही हैं, फाइट नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें एक हिसाब से नॉर्मल पर ही हैं। ये आप इसको डिसऑर्डर नहीं कह सकते। अच्छा, तो अब हम बताइए हमें कि डिसऑर्डर का मतलब ये है कि उनकी जो सोशल लाइफ है वो इफेक्ट हो गई, वो ग्रेड्स सही नहीं आ रहे हैं, एकेडमिकली वो डाउन होते जा रहे हैं और वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो अफोर्ड नहीं की जा सकती, उनकी रिलेशनशिप सही नहीं चल रही हैं, उनके दोस्त नहीं बन रहे हैं, उनकी दोस्तियां टूट रही हैं, उनके अपने ख़ानदानों में झगड़े हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो मेजर डिसऑर्डर्स आपके पास आते हैं क्लिनिक में बच्चों के बिहेवियर के हवाले से? बच्चों के बिहेवियर के हिसाब से आप 3-4 चीज़ें देख सकते हैं। 3 बड़ी अम्ब्रेलाज हैं। एक तो ये कि बच्चों में लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो मूड डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और जो चौथा होता है वो मोर लाइक एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मसलन के बच्चे बहुत ज़्यादा ऑपोजिशनल डिफाइंड होते हैं, माँ बाप की बिल्कुल बात नहीं सुन रहे हैं और झगड़ों में पड़ रहे हैं, फिर उनके लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, जेलों में भेज दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं बच्चों के अंदर। तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो आपको उनके पीडियाट्रिशियन के पास जाके उनसे बात करनी चाहिए और फिर उनकी एक प्रॉपर उसकी डायग्नोसिस होनी चाहिए और फिर उसके बाद उसकी तो बेसिकली आपका कहने का मतलब ये कि अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर और कंडक्ट डिसऑर्डर ये वो है जो बिहेवियर डिसऑर्डर है, जो बच्चे बदतमीजी से ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, और कंडक्ट डिसऑर्डर वो कि जब वो बाज़ाब्ता क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ डिसऑर्डर ऐसे हैं जो आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी या बाइपोलर से कनेक्ट कर रहे हैं जिसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न है जी। और तीसरी तरफ आप ये भी बता रहे हैं कि कुछ हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स, यानी इट्स नॉट अ डिसऑर्डर, इट्स लाइक अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है जिसके अंदर बच्चे जो हैं उनके अंदर इम्पल्सिवनेस होती है। और तो ओवरऑल ये और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। तो हमें कुछ चीज़ें पता चल गई यहाँ पे। हम इस केस को एनालाइज करेंगे कि ये केस कहाँ होता है और कहाँ पर बेसिकली स्टे करता है। और नाज़रीन कराम, हम अगले सेगमेंट में इन मेजर डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन चाहेंगे कि क्या है, और फिर हम इस केस को एनालाइज करेंगे। बस आप हमारे साथ रहिए, हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलंद इकबाल हाजिर हैं, डॉक्टर मसूद अफजल हमारे साथ हैं, हमारी खुशनसीबी। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि हमें बताइएगा अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर या कंडक्ट डिसऑर्डर या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको किस तरह से आप डिफरेंशिएट करेंगे? क्या इसको आप डिफाइन किस तरह से करेंगे? ओके, अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, दीज आर बिहेवियर प्रॉब्लम्स। और इनका जो कोर सिम्टम है, जो इनका जो मेन सिम्टम है, इसमें ये कि ये जो मरीज़ होते हैं दे वायलेट द राइट्स ऑफ द कम्युनिटी, राइट्स ऑफ अ पर्सन, ठीक है, और उनके अंदर कोई रिमोर्स नहीं होता, ठीक है। तो ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर और कंडक्ट डिसऑर्डर में जो बेसिक फ़र्क है वो ये है कि अगर ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर इतना ज़्यादा फ्लेयर अप हो रहा है कि वो लीगल ट्रबल्स में जा रहा है, सब्सटेंस अब्यूज़ में पड़ रहा है, तो इट बिकम्स अ कंडक्ट डिसऑर्डर।
तो आसान लफ्ज़ों में डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरे नाज़रीन बहुत सारे ऐसे हैं जो डॉक्टर्स या मेडिसिन से मुताल्लिक़ नहीं है, आपका कहने का मतलब अपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर वो है जिसके अंदर जैसे जानवरों को मारना शुरू कर दिया, किसी के घर पे आग लगा दी, कोई सामान चुरा लिया, स्कूल का फर्नीचर तोड़ दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, बस मुफ्त में बहुत से मस्ती करना है ऐसी जो किसी के लिए नुकसान का सबब बन जाए, और उसके बाद उनको कोई रिमोर्स नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं हो कि माफ कर दें हमें, ऐसा नहीं है, उनके अंदर बिल्कुल कोई रिमोर्स की फीलिंग। अब ये आपने बताया अपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर इट्स मोर लाइक अ शरारत है जो कि बहुत तकलीफ पहुंचाने वाली शरारत है, लेकिन अब ये कंडक्ट डिसऑर्डर बन रही है, यानी जुर्म में बन रही है तब्दील। अगर ये लोग लीगल ट्रबल्स में पड़ रहे हैं, जो अभी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिस तरह पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया, ये सब चोरी कर ली, सब्सटेंस अब्यूज कर लिया, ये सब चीज़ें हो गई, तो ये फिर कंडक्ट डिसऑर्डर एक एक्सट्रीम फॉर्म है अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर की। थोड़ा सा हम इसके पीछे चले जाते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर पे। इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन से बच्चे इस डिसऑर्डर का शिकार है? इसमें जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये 2-3 तरह के होते हैं। एक होता है हाइपर एक्टिव टाइप, एक होता है इनअटेंटिव टाइप, और एक कंबाइंड टाइप होता है। अच्छा, ठीक है। तो इसके जो होते हैं 3 कोर सिम्टम्स होते हैं। पहला जो होता है इनअटेंशन, कि ये जो बच्चे होते हैं ये ना फोकस नहीं कर पाते, ठीक है, और चीज़ों को कंप्रीहेंड नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल कंप्रीहेंड का क्या मतलब होता है? कंप्रीहेंड का मतलब ये होता है कि अगर बच्चे को स्कूल में एक पैराग्राफ या एक चैप्टर पढ़ने को दिया है और बच्चे को कहा कि तुम इसकी समरी लिख कर लेकर आना कल, तो वो उसको कंप्रीहेंड ही नहीं कर पा रहा है, उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा उसका ब्रेन, तो उनकी कंप्रीहेंशन बिल्कुल खराब, कंप्रीहेंशन नहीं है, ठीक है। अटेंशन स्पैन नहीं है, फोकस नहीं कर पाते, और दे गेट डिस्ट्रैक्टेड, ईजिली डिस्ट्रैक्टेड। मतलब ये कि अगर आप ये पढ़ने बैठे हैं तो ये जैसे चाय का कप पड़ा है, वो चाय के कप के अंदर ज़्यादा फोकस कर रहा होगा, यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होकर यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर ये मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग का मतलब ये कि अगर शाम को बच्चा घर में बैठा है और माँ ने कहा बेटा तू ये वहाँ से गिलास निकाल और फ्रिज में से ठंडा पानी और बर्फ़ डाल के लेकर आ मेरे पास, तो ये उसके लिए कंप्रीहेंड ही करना मुश्किल हो जाता है ये, तो वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, मल्टीटास्किंग नहीं करते। और उसके अंदर फिर दूसरी चीज़ जो होती है इम्पल्सिविटी होती है। ये लोग जो होते हैं ना काफ़ी इम्पल्सिव होते हैं। ये चीज़ें ना, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों की स्कूल में लाइन लग रही है तो ये लाइन में से निकल जाएंगे, ये लाइन ही नहीं बना सकते, दे कैन नॉट फॉर्म द लाइन बिकॉज दे आर सो रेस्टलेस, इम्पल्सिव होते हैं, ब्लर्ट आउट चीज़ें कर देते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार भी नहीं करते, पहले से खड़े होकर जवाब दे देते हैं, क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं पूरी, ठीक है, एजिटेटेड हो जाते हैं, पेंसिल सही तरह नहीं पकड़ पाते, लिख्स राइटिंग इनकी बहुत ख़राब होती है। तो बेसिकली जो 3-4 चीज़ें हैं, मैं समझ गया। तो ये बात समझ में आ रही है कि उनके अंदर अटेंशन वो अपनी मेंटेन नहीं रख पाते और जल्दी डिस्ट्रैक्ट कर जाते हैं और इम्पल्सिवनेस होती है। अच्छा, ये बात हुई। एक बात और बता दीजिए, क्योंकि सीक्वेंस में बात चल रही है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती होगी यकीनन उनको, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ किस किस तरह की होती है उन बच्चों को, जिसका ना तो माँ बाप को पता चलता है ना बच्चों को पता चलता है और ना ही टीचर को पता चलता है? बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एक अलग पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन जो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं इनके अंदर अप टू 41% ऑफ द केसेस हैव सम काइंड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। अच्छा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के अंदर बहुत ज़्यादा लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी की अगर सिंपल डेफिनेशन ये है कि जब किसी को प्रॉब्लम हो, डिफ़िकल्टी हो विद लिसनिंग, ठीक है, स्पीकिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, रीडिंग और रीजनिंग, जिसको मैथ भी कहते हैं, अगर कोई बच्चा इन चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर रहा है तो उसको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर किस किस्म की लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसका मतलब ये कि रीडिंग डिसऑर्डर है, राइटिंग डिसऑर्डर है, मैथमेटिक्स है जैसे, तो उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। हमें याद है वो आमिर खान की एक मूवी आई थी डिसलेक्सिया पर, तो उसमें दिखाते थे कि सब वो डी और बी एक जैसे लफ्ज़ हैं, तो ही कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन 2 वर्ड्स। या फिर 13 और 13 और 30 है, तो ये 2 लफ्ज़ जो हैं वो आपस में फोनिक साउंड्स मिलती जुलती हैं, तो वही नेवर डिफरेंशिएट बिटवीन 2 वर्ड्स। बिल्कुल। तो ये जो डिसलेक्सिया का केस उसने बना के मूवी बनाई थी, तो इट्स मोर लाइक ए विजुअल प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, तो लफ्ज़ सही क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं। जी फरमाइए। तो डॉक्टर बुलंद इकबाल, इसमें 2 चीज़ें हैं, इसमें 2 तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। एक जो होती है जिसमें ऑडिटरी और विजुअल प्रॉब्लम होता है सर्किट के अंदर, ऑडिटरी कानों का
और देखने का, ठीक है, तो उसमें डिसलेक्सिया आ जाता है, ठीक है। जो दूसरे टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसमें होता है विजुअल और मोटर प्रॉब्लम, विजुअल देखने का और मोटर लिखने का, फाइन मोटर का, ये तो ये बेसिकली 2 कैटेगरीज है। तो पहली कैटेगरी के अंदर ये डिसलेक्सिया आ जाता है, दूसरी कैटेगरी के अंदर ये मैथ आ जाता है, डिस्ग्राफिया जिसको हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये एक बिल्कुल सेपरेट डायग्नोसिस है और जो द इंसिडेंस इज वेरी हाई इन पेशेंट्स विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो ये एक साथ ऊपर नीचे चल रहे होते हैं साथ साथ। सही। तो डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि चूंकि अभी हम डेफिनेशन के हम सिर्फ मौजूआत की डेफिनेशंस पर ही हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार ये भी बता दीजिए कि वो बच्चे जिनको हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर नहीं है या जिन्हें कंडक्ट डिसऑर्डर या इस किस्म का कोई लर्निंग डिसऑर्डर नहीं है मगर अंडरलाइंग डिप्रेशन, छोटे बच्चे, बिल्कुल बाइपोलर डिसऑर्डर के बच्चे, मैनिएक हैं, बिल्कुल, तो वो किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? उनके पास भी लर्निंग डिसऑर्डर्स ज़रूरी नहीं कि हों लेकिन वो दे आर मेंटली सिक। ये डॉक्टर बुलान इकबाल बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चा होता है उसका जो ब्रेन होता है इट इज़ अ ग्रोइंग ब्रेन, ठीक है ना। तो उनके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के, मेनिया के और साइकोसिस के, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एक एडल्ट पेशेंट के मुकाबले में, ठीक है। आमतौर पे जो बच्चों का जो डिप्रेशन होता है ना उसके अंदर जो कोर सिम्टम जो नज़र आता है ना वो उनका इरिटेबिलिटी नज़र आती है, वो बहुत ही क्रैंकी होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। अनलाइक बड़े लोग जो होते हैं, एडल्ट जो होते हैं, उनमें डिप्रेशन जो होगा वो सैडनेस ज़्यादा होगी, काम करने का दिल नहीं चाह रहा और टायर्ड हैं, लोगों को कॉल नहीं कर रहे, अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, आइसोलेटेड कर रहे हैं। तो इस तरह बच्चों का डिप्रेशन आपको इस तरह नहीं नज़र आता है, दे हैव अ डिफरेंट मैनिफेस्टेशन, लेकिन उनकी कोर सिम्टम जो होते हैं वो दे आर वेरी इरिटेबल, बहुत चिड़चिड़े हुए होते और बहुत ही उखड़े से हैं, बात नहीं सुन रहे, एंगर भी हो रहा है, एजिटेशन भी हो रहा है, हो जा रहे हैं आसानी से। तो ये जो मरीज होते हैं जिनकी आप बात करें डिप्रेशन एंजाइटी की, ये मरीज इनके साथ भी मसला ये हो रहा था कि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस नीचे गिर रही होती है और वो इसलिए गिर रही होती है कि उनका डिप्रेशन की वजह से गिर रही होती है, वो ADHD या किसी और वजह से नहीं गिर रही होगी। डॉक्टर साहब अभी हमें समझ में आ गया पोजीशन डिफाइंड डिसऑर्डर क्या होता है, कंडक्ट डिसऑर्डर क्या किस बला का नाम है, हमें ये भी समझ में आ गया कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर किसे कहते हैं और बाइपोलर डिसऑर्डर डिप्रेशन कहाँ रोल प्ले करते हैं। अब हम आते हैं अपने केस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमें मेजर डेफिनेशन हमारे नाज़रीन की समझ में आ गई है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये दुखियारी माँ कहाँ खड़ी हुई है और इसने कहाँ गलतियाँ की जिसकी वजह से इसके बच्चे लूज हो गए इससे। ये कह रहे हैं कि उनके दोनों बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है रहमान और छोटा बेटा है रिजवान। रहमान जब इन्होंने दूसरी शादी कर ली उसके बाद इन्हें समझ में आया कि बच्चे बहुत खुदसार हो गए, बदतमीज़ हो गए। ये जो बड़ा बेटा रहमान है और ये दोनों के दोनों स्कूल में नालायक साबित हुए, स्कूल में एकेडमिकली अच्छे नहीं हैं। अब रहमान जो है वो बदतमीज़, खुदसा लड़ाका भी है, मारता है, दरवाजे खिड़कियाँ तोड़ता है, तो इसको आप क्या कहेंगे, कंडक्ट डिसऑर्डर है या अभी अपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर है? देखिए द नेक्स्ट स्टेज इज कंडक्ट डिसऑर्डर। देखिए रहमान जो रहमान जो है बड़ा बच्चा है, जी हाँ, रहमान का जो प्रोफाइल जो है जिस तरह इस खत में बताया जा रहा है, इसमें यह कि रहमान इज कमिंग अक्रॉस एज ए वेरी एंग्री पर्सन, ओके, और वो वॉयलेट राइट्स कर रहा है हर किसी के, अपने घर के अंदर कोई रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, अपनी माँ की कोई बात नहीं सुन रहा है और उसके बाद वो फिर कम्युनिटी की भी कोई बात नहीं सुन रहा है क्योंकि उसने जाके स्कूल में फर्नीचर तोड़ा, टीचरों से बदतमीज़ी की और फिर उसके बाद वो आखिर में जाके वो लीगल ट्रबल्स में पड़ गया, उसको पुलिस के चक्करों में हो गया और फिर वो जो जेल में बंद हो गया जाके। अब हम रहमान को यहाँ रोकते हैं डॉक्टर साहब। अब जरा सा मुझे बताइए कि सिर्फ हम रहमान को फोकस कर रहे हैं, अभी हम रिजवान पे नहीं गए, छोटे वाले। रहमान की बैकग्राउंड हिस्ट्री देख लीजिए, रिजवान से सेपरेट करके हम अलग केस लेके चल रहे हैं। रहमान की वालदा, इनके बैकग्राउंड में इनके वालिद जो है उन्होंने खुदकशी कर ली थी जी। तो बैकग्राउंड रिस्क फैक्टर्स क्या हैं अपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर या कंडक्ट डिसऑर्डर के, क्यों ये बच्चा ऐसा डेवलप होता जा रहा है? बेसिकली ये एक्सटेंसिव हिस्ट्री नंबर 1 जो है ना, इट इज़ हाईली जेनेटिक, हेरिडेटरी का बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें हमें उसके फादर की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी क्योंकि उसके फादर की हिस्ट्री इसमें जो पता चल रही है, सुसाइड किया था उसके फादर ने और तो हो सकता है कि उसके फादर के अंदर सीवियर मूड डिसऑर्डर हो, बाइपोलर हो, मेनिया हो, उसने क्यों किया, और हो सकता है कि वो बहुत एंग्री हो, वो भी एंटी सोशल हो या उसको भी कंडक्ट डिसऑर्डर हो, तो वो एक जेनेटिक लिंक बन सकता है इस बच्चे के साथ। और
सो जो बड़ा बच्चा है उसको जो है इट लुक्स लाइक उसको ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर। इसके रिस्क फैक्टर्स की हम और थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, क्योंकि पॉवर्टी भी है, माली मजबूरियां भी है, सिंगल मदर है। नाज़रीन करम साथ साथ रहिएगा। अभी हम रहमान को एनालाइज कर रहे हैं, हु माइट हैव अ पोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर और उसके बाद कंडक्ट डिसऑर्डर। लेकिन हम देखेंगे बैकग्राउंड रिस्क फैक्टर्स क्या थे जिसकी वजह से रहमान इस स्टेज तक पहुंचा। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, यूं ही साथ साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बुलंद अकबाल आपके सामने हाजिर हैं। डॉक्टर मसूद अफजल हमारे साथ हैं। हमारी खुशनसीबी आप ना सिर्फ एक जीरियाट्रिक साइकियाट्रिस्ट हैं बल्कि आप बच्चों को भी देखते हैं, और ये आज का केस बच्चों के हवाले से है। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे बड़े बेटे रहमान के हवाले से, तो रहमान की बात समझ में आ रही है कि उसको कंडक्ट डिसऑर्डर हुआ। बात करते हैं, आपने बताया रिस्क फैक्टर्स के हवाले से कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो हेरिटरी हो गया जी, के बाद जो है वो सुसाइडल था, डिप्रेशन था, बैकग्राउंड हिस्ट्री थी। उसके अलावा क्या और कोई रिस्क फैक्टर आपको इस पर्टिकुलर केस में नजर आ रहा है? उसके अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इंटरव्यू पेशेंट करने का, जो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये कि जो हिस्ट्री से मुझे पता चल रहा है वो ये कि फैमिली वॉज वेरी डिसफंक्शनल, क्योंकि उसके अंदर एक स्टेबल पेरेंट की रिलेशनशिप कभी बनी नहीं, क्योंकि स्टेप फादर आ गए थे, ठीक है, उसके अंदर, और वो बच्चों से उनकी कभी केमिस्ट्री नहीं बनी, तो और घर में रूल नहीं किए, तो इट वॉज अ वेरी डिसफंक्शनल फैमिली, ठीक है। उसके अलावा जो बड़ा बेटा था उसका ये भी नहीं पता कि वो किन लोगों के साथ उठ रहा उसके ऊपर पीयर प्रेशर कितना था, ड्रग अब्यूज तो नहीं कर रहा था, तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। सही इसके अंदर। अच्छा, जरा हम बात करते हैं छोटे बेटे के हवाले से। अब रिजवान जो है, जो बड़े वाले रहमान को देखकर वैसा ही बदतमीज और नाकाम हो रहा है इम्तिहान में। लेकिन यहाँ एक स्पेशल बात बताई इन्होंने कि माँ कह रही है कि रिजवान का एक और बड़ा मसला बेचैनी है। मजाल है जो वो कुछ मिनट भी आराम से बैठकर कुछ देर पढ़ने लिखने के लिए बैठ जाए। पढ़ाई से तो जैसे उसे चिढ़ थी, रोजाना उसकी घर स्कूल में पिटाई होती थी। तो ये जो चीज़ है ये रिजवान को किसी और डायग्नोसिस की तरफ लेके जा रही है। लग रहा है कि ये नॉट नेसेसरली अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है, समथिंग एल्स गोइंग ऑन, ग्रोइंग देयर। तो इसमें दो तीन चीज़ें जो हो सकती हैं, वो ये भी हो सकता है कि इसके अंदर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो रिजवान में, ठीक है, और ये भी हो सकता है उसके अंदर अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो, और ये भी हो सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो, ठीक है। और आमतौर पे बच्चों के अंदर एक डायग्नोसिस बहुत मुश्किल से मिलती है। यूजली जो बच्चे होते हैं उनके अंदर 2-3 डायग्नोसिस एक साथ चल रही होती हैं। इट्स लाइक अ मिक्स प्लेट, ठीक है। तो जो मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ इसके अंदर हो सकता है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हों। इसके अंदर डेफिनेटली जो ये सिम्टम बता रही है वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के बता रही है। जिस तरह मैंने पहले बात की उसमें ये है कि बच्चा सिट स्टिल नहीं कर सकता मोर देन 2 मिनट्स, ठीक है, उठ जाता है, खड़ा हो जाता है, इम्पल्सिविटी हो जाती है, क्लास में डिसरप्टिव हो जाता है, और इसके अलावा वो कंप्रीहेंड नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बहुत ही ख़राब होते हैं। अगर आप इन बच्चों का कमरा देखें जहाँ वो रह रहे हो तो वो बिल्कुल मैसी होता है कमरा, ठीक है। तो जो पेरेंट्स के लिए जो समझने की बात है वो सिर्फ 3-4 चीज़ें हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव के हवाले से। पहली चीज़ ये कि उनकी कंप्रीहेंशन सही नहीं होती कि आप उनको जो पढ़ा रहे हैं। हमारे पास मरीज आते हैं, माँ कहती है मैंने इसको 10 दफ़ा वही चीज़ पढ़ाई और वो फिर फेल होकर आ गया, ठीक है, वो कंप्रीहेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, उस चीज़ को। तो एक कंप्रीहेंशन का प्रॉब्लम हो गया, एक फोकस का, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, एक चीज़ पे फोकस नहीं रहते, कहीं और निकल जाते हैं, ठीक है। और जो है मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, अगर आप 3-4 चीज़ें इकट्ठी दे दो तो वो नहीं कर पाते। सही समझिए। डॉक्टर साहब आपने बताया, अब नेक्स्ट स्टेज ये है कि माँ का कसूर कहाँ पर है। ये कह रही है कि बड़े बेटे को मैंने लाडो प्यार से समझाया क्योंकि बाप सौतेला था और मैं समझ रही थी उसके साथ ज्यादती हो गई, और बाप जल्दी मर भी गया था तो वो उसको बाप की शफकत तो दोनों को ही नहीं मिली। दूसरे को उसने डांट डपट से सिखाने की कोशिश की, मारा, वो समझी कि शायद मैंने गलती कर दी और बड़े बेटे को मैंने लाडो प्यार से ख़राब कर दिया। माँ कह रही है कि क्या उसका जो ट्रीटमेंट प्लान था वाज इट राइट, कहाँ पर गलती कर रही है माँ? यार मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि माँ की गलती थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ऐसे केसेस में देखी जाती है ना, उसमें ये होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं दे हैव टू एक्सेप्ट द डिसेबिलिटी ऑफ देयर चाइल्ड, ठीक है ना। हमारे कल्चर के अंदर वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते बिकॉज दे सी इट एज अ फेलियर, और बच्चों पे टाइटल नहीं लगाना चाहते कि मेरा बच्चा हाँ, इस बीमारी का शिकार। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें सबसे पहले आप उसको एक्सेप्ट करें, अपने पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएं बच्चे को,
और फिर उसके बाद ये कि उसको फिर ट्रीटमेंट के लिए उसकी इवैल्यूएशन कराएं जाके कि प्रॉपर मसला कहाँ पर है। डॉक्टर साहब मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों की पिटाइयाँ हो रही हैं स्कूल में मुसलसल, और हमारे यहाँ एक हैबिट है बच्चों को मारने की। बिल्कुल है, बचपन में खूब पिटाई करते हैं, समझते हैं। अब ये नहीं पता कि खुद टीचर को नहीं पता कि मुमकिन है कि बच्चे को डिसलेक्सिया है, बच्चे को मुमकिन है डिस्कैल्कुलिया है, मुमकिन है बच्चे को डिस्ग्राफिया है, मतलब बच्चे को रीडिंग और राइटिंग का प्रॉब्लम है, उसकी हो सकता है विजन सही नहीं हो सकता उसको हियरिंग डिसऑर्डर, बिल्कुल सही, और हम उसको डंडे मार रहे हैं। बिल्कुल। तो वो क्या ये जो चीज़ है, इससे तो जाहिर होता है कि इन अदर वर्ड कि टीचर को ही डिसलेक्सिया है बेसिकली, क्योंकि उसको पता ही नहीं डिसलेक्सिया क्या वाला। बुनियादी तौर पर माँ बाप को ही लर्निंग डिसऑर्डर है, इसलिए कि दे डोंट नो कि रीज़न क्या है, इसके लिए शऊर ही नहीं है उनके पास। बिल्कुल सही बात की डॉक्टर बुलंद इकबाल। इसमें जो है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसमें ये कि हमें टीचर्स को एजुकेट करना चाहिए, हमें सबसे इम्पोर्टेंटली चाइल्ड अब्यूज़ लॉज को देखना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जाके रिव्यू करें एशियन कंट्रीज़ के अंदर कि भाई ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, आप बच्चे को स्कूल में नहीं अब्यूज़ कर सकते, फिजिकली अब्यूज़ मार रहे हैं बच्चे को फॉर पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है ना। आई थिंक कि स्कूलों के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए इन लोगों को कि भाई दे शुड इवेल्यूएट द स्टूडेंट्स हु आर नॉट परफॉर्मिंग एकेडमिकली, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में देयर आर लॉज इन द गवर्नमेंट कि दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल टू इवेल्यूएट एंड गिव अ ट्रीटमेंट प्लान, एजुकेशनल प्लान, ठीक है ना। और उसके लिए फिर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स होते हैं जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको समझते हैं, उनको पढ़ाना जानते हैं। तो आपने जो बहुत अच्छी बात की और जो आपने पॉइंट की, जो अब्यूज़ की बात की है, स्कूलों के अंदर बहुत काम की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ये बात मुझे समझ में आती है कि हमारे यहाँ जो भी है सोशल डिफरेंसेस तो अपनी जगह मौजूद है। इस पर्टिकुलर केस को हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो जनरली जब आपके पास इस तरह के बच्चे आते हैं जो एकेडमिकली पुअर होते हैं, जो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, या जिनके अंदर लर्निंग डिफ़िकल्टीज होती हैं, जो किसी हद तक, तो डायग्नोसिस के लिए क्या कोई डायग्नोस्टिक वर्कअप होता है? मुझे नहीं पता, यकीनन ब्लड टेस्ट तो काम नहीं आने वाला, यहाँ पे यकीनन कुछ और ही डायग्नोस्टिक वर्कअप होगा। आप लोग कुछ करते हैं टेस्ट इस सिलसिले? हाँ, बेसिकली साइकाट्री के अंदर कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं है। जी हाँ, मुझे मालूम है। इट्स ऑल अबाउट गेटिंग अ गुड हिस्ट्री, बिहेवियर। और बच्चों के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डायग्नोस्टिक वर्कअप के लिए, उसको कहते हैं न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग, क्योंकि बच्चे तो बेचारे, जी हाँ, ठीक है। तो ये बेसिकली साइकोलॉजिस्ट करते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, और वो बेसिकली इसका ब्रेकडाउन बताते हैं कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम कौन से सर्किट के अंदर है। अच्छा। कि इसका फोकस अटेंशन का मसला है, इसका लर्निंग डिसेबिलिटी का मसला है, इसका कोडिंग डिकोडिंग का मसला है। तो न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर हम इनका IQ भी कराते हैं बच्चों का, ठीक है। और बिफोर वी गो टू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, व्हाट वी वांट टू मेक श्योर इज दैट कि उन सुन से ही रहे हैं, देख से ही रहे हैं, तो उनका एक विजुअल टेस्टिंग एक नॉर्मल कराते हैं, उनकी ऑडिटरी टेस्टिंग कराते हैं, ताकि वहीं पे अगर प्रॉब्लम है तो फिर तो बच्चा लर्न ही नहीं करेगा। सही, बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल सही। तो उसके बाद हम उसका बेसिक ब्लड वर्क वगैरह करा लेते हैं कि कोई इसको कोई मेटाबॉलिक कॉज नहीं हो, डायबिटीज़ नहीं हो, ऊपर नीचे हो रही है, या कोई और हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं हो जो लर्निंग में प्रॉब्लम करे। वंस एवरीथिंग इज रूल्ड आउट, उसके बाद हम उसके टेस्टिंग कराते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होते हैं न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, वो इतनी इफेक्टिव होती है कि दे गिव यू अ ब्रेक डाउन कि भाई कहाँ कहाँ इस बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है। तो जब फिर आपकी एक डायग्नोसिस बन जाती है तो फिर हम उसके बाद फिर उसकी ट्रीटमेंट प्लान की तरफ आते हैं। सही। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट प्लान पे जाने से पहले मैं एक बात थोड़ी सी हटकर करना चाहता हूँ मौजू से। हमारे नाज़रीन जानते हैं कि उमूमी तौर पर ठीक है कि हम लोग डरते हैं कि कोई चीज़ टाइटल ना बन जाए बच्चों के लिए, इसलिए बच्चे आमतौर पर माँ बाप जो हैं उन्हें कुछ नहीं देना चाहते डायग्नोसिस। मगर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि एक फ़ैशन भी है कि साहब वेस्ट में कम से कम मैंने देखा है कि जहाँ भी बच्चे ने थोड़ी बहुत इम्पल्सिवनेस दिखाई, थोड़ा सा अटेंशन का मसला दिखा, थोड़ा सा बच्चा डिस्ट्रैक्ट ईजिली हो रहा है, तो लीजिए साहब वो AD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ADHD का लेके साहब उसके ऊपर टाइटल लगा दिया जी। तो आप समझते हैं कि साहब इसके लिए कोई मखसूस क्राइटेरिया होता है कि उसके बाद ही डायग्नोसिस? ऑफ कोर्स इतना एक्सटेंसिव वर्कअप होता है ना कि ये कि किसी भी स्कूल में आप जाएँ तो बोलें साहब ये तो ADHD का बच्चा है, अरे साहब ये तो कंडक्ट डिसऑर्डर है इसका। तो ये एक फैशन है नहीं? देखिए, इसमें जो है लेमैन जो लोग होते हैं वो फ़ौरन जंप करते हैं इस तरह की फैंसी डायग्नोसिस पर, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हैं डॉक्टर बुलंद इकबाल। एक तो ये कि स्टिग्मा, ठीक है ना, फियर पेरेंट का कि हमारे बच्चे को ये हो जाएगा, और दूसरा ये कि
यू कैन से कि ये ना एज ए फैशन भी यूज़ कर रहे हैं कुछ लोग इसको डायग्नोसिस देने के लिए, फैंसी डायग्नोसिस। मेरे ख्याल में एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर चाइल्ड, ठीक है ना, कि और उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस होनी चाहिए। और जहाँ तक डायग्नोसिस का सवाल है, इसका पूरा क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना। इसका हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे DSM क्राइटेरिया, इंग्लैंड के अंदर ICD-9 यूज़ होती है। तो इनका पूरा एक रिसर्च क्राइटेरिया है, ठीक है, और वो ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 30-40 ईयर्स वो हर ईयर रिफाइन ही होता चला जा रहा है। क्योंकि आप इमेजिन करें कि मेंटल इलनेस को आप एक पूजे में बंद कर देंगे, इसके 5 सिम्टम होंगे तो डिप्रेशन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट हैज़ लॉट ऑफ रिसर्च बिहाइंड दैट। तो इसका पूरा क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है डायग्नोसिस करने के लिए। तो सॉरी डॉक्टर साहब, इंटरप्शन की माफ़ी चाहता हूँ। नाज़रीन कराम, बात हो रही है इस दुखियारी माँ के 2 बच्चों की, जिसमें किसी हद तक डायग्नोसिस बनता नज़र आ रहा है महज हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर, क्योंकि हमने अभी कोई टेस्टिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। ऑफ कोर्स ये एक पेपर केस है, एक सिनेरियो है, और ये समझ में आ रहा है कि बड़े बेटे रहमान जो है उसको शायद अपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर और कंडक्ट डिसऑर्डर हुआ है, जबकि छोटे बेटे को लुक्स लाइक कि उसको डिप्रेशन अंडरलाइंग या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर है, या फिर अटेंशन या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, और इट कुड बी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नाज़रीन कराम, अगले स्टेप के अंदर हम लास्ट स्टेज में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे बच्चों को किस तरह से अप्रोच किया जाता है ट्रीटमेंट वाइज, और इसके लिए आप हमारे साथ रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेगमेंट आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलंद इकबाल एक बार फिर हाजिर है आपके सामने। सो डॉक्टर साहब, बात हो रही है ट्रीटमेंट की, कि अब हमारे पास पेशेंट मौजूद है, हम इसको इस तरह से कर लेते हैं कि अपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर और कंडक्ट डिसऑर्डर है, और लर्निंग डिसेबिलिटीज है, और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सो एक बच्चा है, दोनों बच्चे हैं बल्कि हमारे सामने, अब इन्हें हमें ट्रीट करना है, इस दुखियारी माँ की मदद करनी है। तो आप किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे, जनरली किस तरह से होती है ट्रीटमेंट स्टार्ट? जो इनका बड़ा बच्चा है उसको तो बेसिकली उसका जो स्पेक्ट्रम है वो अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर और एंटी सोशल पर्सनैलिटी। तो ये बच्चे जो होते हैं, इनकी जो ये जो बिहेवियर सारे इट इफेक्ट्स देयर पर्सनैलिटी। एज दे ग्रो ओल्डर इट बिकम्स अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, वो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है। तो इसमें जो है इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं है कंडक्ट डिसऑर्डर की। और इसमें ये होता है कि बहुत सारे जो मरीज़ होते हैं इस तरह के, दे एंड अप इन रेजिडेंशियल फैसिलिटी, ठीक है, या ये कि फिर वो जेलों में अक्सर रहते हैं फिर जाके, ठीक है, क्योंकि ये वो लोग थे जो कम्युनिटी के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। तो सूनर और लेटर कम्युनिटी विल नॉट टॉलरेट देम एंड विल पुट देम इन। ट्रीटमेंट आप किस तरह से शुरू करेंगे इसकी? क्या आप एजुकेशन से शुरू करते हैं या इसमें टीम वर्क? हाँ, इसमें ये कि बहुत अर्ली ऑन अगर आप बच्चे में ये सिम्टम्स देख रहे हैं तो जो जो चीज़ें आप सही कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, पेरेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, घर के अंदर रूल्स रखें, गलत बच्चों से उनको बचाएं, पीयर प्रेशर नहीं हो ज़्यादा, तो फिर इनकी प्रोग्नोसिस। पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट रोल प्ले करती है, रिवॉर्ड और ये जो रोल है कि साहब कुछ दिया जाए आपको अगर अच्छा काम करें तो, वो इतना ज़्यादा कंडक्ट डिसऑर्डर में यूज़फुल नहीं रहती कि जितना टेंशन डेफिसिट्स में, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में यूज़ होता है। तो जो छोटा बेटा है उनका, उसमें काफ़ी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हमारे, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इज़ फॉर द पेरेंट्स टू एजुकेट देमसेल्फ अबाउट दिस डिसेबिलिटी। सही कि हम लोग उसको एज ए डिसेबिलिटी देखते हैं, क्रॉनिक डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो उसमें ये कि आप पहले एक्सेप्ट करें एज अ पेरेंट कि भाई हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है और हमें इसकी ट्रीटमेंट करनी है और हमने उसके बारे में जानना है कि ये चीज़ क्या होती है। वंस यू एजुकेट योरसेल्फ, आप नेक्स्ट स्टेप ये कि आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएं बच्चे को, उसको सिम्टम्स बताएं। फिर अगर वो समझेगा कि इसको टेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है या इसको लर्निंग डिसऑर्डर है, तो वो फिर आगे साइकाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेगा। फिर पीडियाट्रिशियन जो होगा वो उसका बेसिक ब्लड वर्क वगैरह करेगा कि इसको कोई मेटाबॉलिक या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट चीज़ जो आती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, आपको एक टीम बनानी पड़ती है टू ट्रीट दिस पेशेंट, बिकॉज इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुख्तलिफ जगह पर हैं। इसके प्रॉब्लम्स स्कूल के अंदर भी हैं,
इसका इफेक्ट स्कूल भी हो रहा है, इसके प्रॉब्लम्स घर के अंदर भी आ रहा है, बच्चा होमवर्क नहीं कर पा रहा, अपने चोर्स पूरे नहीं कर रहा है, कमरा साफ नहीं कर रहा है, ठीक है, और इसके प्रॉब्लम कम्युनिटी में भी आ रहे हैं। तो बेसिकली इसकी एक टीम अप्रोच होती है। समझ गए। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर को ट्रीट करने की टीम अप्रोच होती है। इस टीम के अंदर स्कूल शुड बी इन्वॉल्व, ठीक है, स्कूल के अंदर उनका गाइडेंस काउंसलर इन्वॉल्व होता है, स्कूल साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, साइकाट्रिस्ट इन्वॉल्व होता है उसके अंदर, बाद दफ़ा न्यूरोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि अगर उसको टिक्स आ रही हैं, ट्रेमर्स आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें होती हैं। और तो ये पूरी एक ट्रीटमेंट टीम बन के उस बच्चे के साथ काम करती है। इट इज़ नॉट अ मेडिसिन का क्या रोल है डॉक्टर साहब? मेडिसिन कुछ यूज़ करते हैं हम कुछ केसेस के अंदर? हाँ, इसके अंदर ये कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो है इट हैज़ एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस। अच्छा, ठीक है, इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। और आप दवाई शुरू कराने के दूसरे और तीसरे दिन बाद हमें स्कूल से कॉल आती है कि भाई ये बच्चा तो बिल्कुल सही बिहेव कर रहा है, इसने कोई क्लास में कोई डिसरप्शन नहीं की, किसी को मारा नहीं किया। तो इसकी दवाइयाँ उनको हम कहते हैं स्टूमुलेंट्स। बेसिकली स्टूमुलेंट्स के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, फोकलिन, रिटलिन, एडरिल, कंसर्टा, वाइवेंस, डिफरेंट मेडिकेशन अब आ गई हैं। पहले ये प्रॉब्लम था कि मेडिकेशन बहुत शॉर्ट एक्टिंग होती थी, 2 घंटे बाद उसका असर ख़त्म हो जाता था। तो सुबह पहले 2 पीरियड में 3 पीरियड में बच्चा सही है, आफ्टरनून में बच्चा जो है ना फिर वही कर रहा है। तो अब ये कि लॉन्ग एक्टिंग दवाइयाँ आ गई जो 7-8 घंटे तक रुक जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो वो दवाइयाँ अवेलेबल हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इन दवाइयों को यूज़ करने से पहले आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनका हार्ट नॉर्मल है, क्योंकि बाद दफ़ा ये दवाइयाँ हार्ट को इफेक्ट करती हैं, तो उनका एक EKG करा लेते हैं आप, ठीक है। और दवाइयाँ बहुत सेफ़ हैं और उससे बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, ठीक है, उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, कुछ इदारे हैं डॉक्टर साहब जो हेल्प करते हैं सिलसिले में, कनाडा या अमेरिका में? इसके अंदर बहुत सारे इदारे हैं, हर काउंटी, स्टेट और कंट्री लेवल पर जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर एसोसिएशंस हैं, और दे गिव यू फ्री एजुकेशन, फ्री मटेरियल, फुली सपोर्ट। इसके अलावा ग्रुप्स होते हैं, पेरेंट्स ग्रुप्स, जिसमें ऐसे पेरेंट्स एक ग्रुप की शक्ल में बैठते हैं जिनके बच्चों को ये प्रॉब्लम है, तो वो एक दूसरे की अपने अपने तरीके से अपने हिसाब से जो मैनेज कर रहे हैं वो शेयर करते हैं, तो वो एक इट बिकम्स वेरी थेरेप्यूटिक, ठीक है। तो उनको थेरेप्यूटिक ग्रुप्स कहते हैं या एजुकेशनल ग्रुप कहते हैं, तो आप उनको गूगल करके देख सकते हैं। इस तरह एसोसिएशन ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी कनाडा के अंदर है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, फिर एसोसिएशन ऑफ ADHD भी है, अटेंशन डेफिसिट। सो in this day and age there is lot of information available. Most important thing as a parent is that कि वो सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करें कि हमारे बच्चे के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं और दे शुड गो फॉर द ट्रीटमेंट। सही। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में कुछ है इस सिलसिले में, कुछ काम हो रहा है? या पाकिस्तान में मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं मेडिकल स्कूल में था, मेरे दोस्त का छोटा भाई था, हम लोग साथ जाते थे वहाँ पे पढ़ने, तो उसके छोटे भाई की हर वक्त पिटाई होती रहती थी, ठीक है। और मुझे याद पड़ता है कि वो बच्चा एक्सट्रीमली हाइपर था वो। अच्छा, जब बात ये आई है तो थोड़ा सा मुझे और बता दीजिए, क्योंकि सवाल अभी आ गया जहन में इत्तेफाक से, इंटेलिजेंस का इससे क्या ताल्लुक़ है? क्या ऐसे बच्चे ज़रूरी हैं कि वो इंटेलिजेंट ना हो जिनको लर्निंग डिसऑर्डर्स हो? इंटेलिजेंस और लर्निंग डिसऑर्डर, लर्निंग इज़ ए डिफरेंट इशू, कि कुदरत की दी हुई इंटेलिजेंस तो बाद बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, बट दे आर इसमें ये कि ये मैंने जैसे आपको पहले अर्ज़ किया कि ना, इसके अंदर बेसिकली जब बच्चा आता है ना तो एक मिक्स प्लेट होती है, उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर कुछ होती है, ठीक है। अगर उसको लर्निंग डिसेबिलिटी होगी तो उसका IQ नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो रजिस्टर नहीं कर रहा, रिकॉल नहीं कर रहा, प्रोसेस नहीं कर रहा, तो उसका IQ कभी बनेगा ही नहीं वहाँ पे जाके, ठीक है। तो आमतौर पे इनका ब्रेन कंपनसेट करता है, इनका जो होता है इनकी पिक्चर ID, इनका जो वर्बल IQ होता है वो बहुत अच्छा होता है, पिक्चर IQ इनका बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप इन बच्चों को कंप्यूटर यूज़ करें, फ्लैश कार्ड यूज़ करें, तो ये बच्चे जो भी चीज़ देखते हैं ना तो उसको रिटेन अच्छा करते हैं, बनिस्बत कि ये पूरा पैराग्राफ पढ़ें और उसको हजम करना उनके लिए मुश्किल होता है, कंप्रेट करना। तो इनकी जो सबसे जो आप कह लें कि एजुकेशनल थेरेपी, जो भी आपके टिप्स हैं, आई थिंक कि आप उनको ना कंप्यूटर यूज़ करें, क्योंकि उनकी लिखाई बहुत ख़राब होती है। तो आप शुरू से बच्चे को टाइपिंग स्किल्स पे उसकी टाइपिंग आप उसको सही करा दें, ताकि एवरीथिंग इज़ टाइपिंग फ्रॉम बिगिनिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मुझे बताइए, क्योंकि प्रोग्राम हमारा आखिरी मराहिल में है, कोई ऐसी बात जो आप करना चाहें पाकिस्तानी माँ बाप के लिए, ज़रा कोई
जो उनके लिए हेल्प है उनके बच्चों के लिए? पाकिस्तानी माँ बाप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका बच्चा एकेडमिकली पुअर कर रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, तो इट्स नॉट नॉर्मल। आप उसको पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें और साइकोलॉजिस्ट को देखें, काउंसलर को देखें, और अगर डायग्नोसिस बन रही है अटेंशन डेफिसिट या लर्निंग डिसेबिलिटी की, तो आपको यू हैव टू गो आफ्टर फॉर द ट्रीटमेंट। और उस ट्रीटमेंट से ये बच्चे नॉर्मल टू नियर नॉर्मल इनका फ्यूचर हो जाता है और काफ़ी फंक्शनल हो जाते हैं और कम्युनिटी में दे कैन लिव ऑन देयर ओन, दे कैन गेट मैरिड और जो है वो एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मसूद अफजल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें खासा इनलाइटेंड किया। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत दिलचस्प था। आपको याद होगा कि पिछला प्रोग्राम हमने बुजुर्गों के हवाले से किया था, ये प्रोग्राम हमारे आने वाले दिन, आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से था। आज के प्रोग्राम में हमने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के हवाले से बात की, हमने अपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर के हवाले से बात की, हमने कंडक्ट डिसऑर्डर को समझने की कोशिश की, हमने बाइपोलर डिप्रेशन को जानने की कोशिश की, हमने हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में कोशिश की कि कुछ समझ सके। हमें जनरली समझ में आया कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये है कि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए। अर्ली डायग्नोसिस होगा तो मर्ज बहुत शुरू में पकड़ में आ जाएगा और हम एक अच्छी मुस्तकबिल को पा सकेंगे, एक नई जनरेशन को अच्छी, जो हमारे लिए अच्छी मुस्तकबिल, हमारी ताबना की हमारे लिए एक रोशनी का सबब बनेंगे। यूँ ही हमारे साथ साथ रहिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। डॉक्टर साहब मैं एक बार फिर आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और नाज़रीन किराम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए प्रोग्राम, एक नए सीरीज़ के साथ हाजिर होंगे। अपना और अपने घर वालों का यूँ ख्याल रखिए।